दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा मैंने फर्स्ट लेसन बताया था बहुत अच्छे तरीके से, और मुझे उम्मीद है कि आपका फर्स्ट लेसन बहुत अच्छे तरीके से लर्न हो गया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकंड लेसन। मुझे पता है कि 2 दिन के बाद है आपका बोर्ड एग्जाम, तो इस टाइम पे हमें उतना ही पढ़ना चाहिए जितना हमें 40 आउट ऑफ 40 लेकर आने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं यहाँ पे कोई डीप एक्सप्लेनेशन नहीं करने वाला हूं। अगर आपको डीप एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे ही इस चैनल पे सर्च करके वीडियो देख सकते हो। बस यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप डिफिकल्ट आंसर्स को लर्न कर सकते हो, और सभी के सभी इजी ट्रिक वाइज। यहाँ पे देखो, इस टाइम पे हमें ये वीडियोस की जरूरत इसलिए पड़ जाती है क्योंकि हम सब कुछ पढ़ते हैं तो सब इधर का उधर हो जाता है। पर अगर कोई भी चीजों को अगर अच्छे से कोई हमें बता दे तो सब कुछ हमारे दिमाग में बैठ जाता है। और मेरे लेक्चर की ये खासियत है, इसके अंदर मैं सभी के सभी फिलिंग द ब्लैंक्स सब कुछ कवर कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर 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 मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, तो एक मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा जिससे मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊं। और एक और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने मेरा ये वीडियो देख लिया तो इस लेसन का 99% क्वेश्चंस आपका ऑलरेडी कवर हो जाएगा। बस 1% में कुछ डेफिनेशंस है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, वो आप कवर कर लोगे। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इस लेसन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एक फ्लो चार्ट। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अब ये फ्लो चार्ट याद करना बहुत बड़ा टास्क है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है फ्लो चार्ट कैसे याद करें कैसे नहीं करें। और पिछले बार बोर्ड एग्जाम्स में इस फ्लो चार्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। अब दोस्तों यहाँ पे एमिनो एसिड्स है। इस एमिनो एसिड्स का यूज करके अलग अलग प्रोटीन्स यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। बोन में इससे रिलेटेड कौन सा प्रोटीन है, यहाँ पे कौन सा प्रोटीन, यहाँ पे ऐसे अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट याद कर लेना है। अब फ्लो चार्ट याद करने के लिए बस यहाँ पे कुछ ट्रिक मैंने दी है। जैसे कि पहला ट्रिक है एसएमटीन, दूसरा है बॉस, तीसरा है पान आईटी, चौथा है मैम, और पांचवा है ब्लड है एंटी। तो दोस्तों ये तो आराम से याद हो जाएगा। देखो पहला क्या है एसएमटीन, दूसरा मैंने क्या दिया बॉस, एसएमटीन बॉस पान आईटी मैम ब्लड है एंटी। देखो पान आईटी याद हो गया, ब्लड है एंटी आपको याद हो गया दोस्तों। पान पान आईटी के बाद उसके ऊपर आपको ये एस एम तीन याद हो गया, बाद में बॉस याद हो गया, मैम याद हो गया। अब दोस्तों देखो ये कैसे याद होगा, आने वाले 1-2 मिनट के अंदर आप याद कर लोगे। देखो स्किन है, स्किन में एमिनो एसिड से कौन सा प्रोटीन है दोस्तों, यहाँ पे मिलानिन दिखाई दे रहा होगा जो हमारे स्किन में रहेगा। और देन यहाँ पे हेयर से रिलेटेड यहाँ पे देखो कैरेटीन दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पे अगर एस एम टीन अगर आपने याद किया, एस फॉर स्किन, एम फॉर मिलानिन, और टी आई एन टीन, तो कैरेटीन याद हो गया। तो कहीं पे भी अगर आपको ये को रिलेशन में भी आ सकता है, आपको मैच द कॉलम में भी आ सकता है, हो सकता है आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। हर जगह पे इसे आप बस, अगर आपको एस एम टीन याद है तो याद हो जाएगा, हाँ स्किन में मिलानिन है और यहाँ पे कैरेटीन है। दोस्तों यहाँ पे बॉस है, बॉस मतलब बी फॉर बॉन, और यहाँ पे देखो ओ डबल एस दिखाई दे रहा है, ओशन आपको याद हो जाएगा। देन पान आईटी, पान आईटी मतलब यहाँ पे दोस्तों पैनक्रियाज है, और आईटी मतलब यहाँ पे इंसुलिन, और यहाँ पे टी मतलब ट्रिप्सिन। देखो इंसुलिन यहाँ पे हार्मोन है एंड ट्रिप्सिन यहाँ पे एंजाइम्स है। देन यहाँ पे ये भी आपको याद हो गया। देन मैम, मैम वाला बहुत इजी है दोस्तों, मसल्स है, एम फॉर मसल्स, और ए फॉर एक्टिन है, और यहाँ पे मायोसिन, ये फ्लेक्सिबल प्रोटीन पाया जाता है मसल के अंदर। तो यहाँ पे मैम से आप उसे याद कर सकते हो। देन दोस्तों ब्लड है एंटी, ब्लड बी फॉर आप क्या याद रखोगे दोस्तों, ब्लड, एंड देन एच फॉर हीमोग्लोबिन, और ए फॉर एंटीबॉडीज। हीमोग्लोबिन आपको पता है रेड कलर वाला। देन इसके बाद आपको यहाँ पे एंटीबॉडीज पता है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करता है। तो यहाँ पे सभी चीजें हमें याद हो गई। देखो अब यहां से मैं ये इससे ही मैं याद कर सकता हूं, अब मेरा इधर उधर नहीं होगा। एस फॉर आपको याद है स्किन, मिलानिन, टी फॉर यहाँ पे कैरेटीन, बाद में बी से बोन है और ओसिन है, याद हो गया। बाद में पेनक्रियास है, यहाँ पे याद हो गया इंसुलिन है, और यहाँ पे क्या है ट्रिप्सिन है। एम फॉर यहाँ पे क्या है दोस्तों, एम फॉर यहाँ पे मसल्स हैं, और ए फॉर एक्टिन है, और यहाँ पे मायोसिन है। देन यहाँ पे बी फॉर क्या है दोस्तों, ब्लड है, ब्लड सेम है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन है, और यहाँ पे एंटीबॉडीज है। तो इस तरह से ये अगर आपने याद कर लिया तो हो सकता है कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो आप इजीली हैंडल कर सकते हो। दोस्तों आपको और एक फिलिंग द ब्लैंक्स याद रखना चाहिए इसके अंदर, कि हम फर्स्ट क्लास प्रोटीन किसे बोलते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्लास प्रोटीन हम बोलते हैं कि प्रोटीन ऑफ एनिमल ओरिजिन। जो एनिमल से हमें जो प्रोटीन मिलता है उससे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्लास प्रोटीन। अब यहाँ पे कुछ चीजें और मैं आपको याद करा देना चाहता हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ हाँ। यहाँ पे अब देखो, उसके पहले मैं आपको इस लेसन के अंदर
कार्बोहाइड्रेट जो है दोस्तों वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, बाद में प्रोटीन जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, और फैट्स किसके अंदर कन्वर्ट होता है। ये आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए और मुझे पता है कि आपको पता भी होगा। कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर कन्वर्ट होता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। प्रोटीन किसके अंदर कन्वर्ट होता है दोस्तों, एमिनो एसिड में। और फैट जो है फैटी एसिड एंड अल्कोहल, ऐसे आप करके याद रख सकते हो। और यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखना चाहिए, देखो यहाँ पे वी गेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन, दिखाई दे रहा है आपको, वी गेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन वाला आप याद रखना, प्रोटीन के लिए कितना है, 4 किलो कैलोरी है दोस्तों। देन इसके बाद आप अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करोगे तो वहां पे भी सेम है, 4 किलो कैलोरी है। एंड देन दोस्तों इसके बाद अगर आप फैट की बात करोगे तो 9 किलो कैलोरी। ये फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे आप अपने दिमाग में बिठा लेना। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि अगर सपोज जो एक्सेस ऑफ प्रोटीन है, अगर हमारे बॉडी में जो एक्सेस ऑफ प्रोटीन है, मतलब जितना प्रोटीन हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए यूज हो गया, पर और भी अगर एक्स्ट्रा प्रोटीन हमारे बॉडी में बच जाता है तो उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं दोस्तों, उसको तुरंत कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर दोस्तों, ग्लूकोज में, और बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो याद रखना कि व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो आप याद रखना कि इफ नेसेसरी excess of protein are converted into useful substance like a glucose। तो एक्सेस जो हमारे बॉडी में एक्सेस ऑफ प्रोटीन है उसे किसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है दोस्तों, ग्लूकोज के अंदर, और बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो अगर आएगा व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस तो आपको पता होना चाहिए। एंड देन नेक्स्ट मैं हर चीज लेकर आया हूं आपको लेसन में, इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने यहाँ पे आपको थोड़ी देर पहले ही बोला कि फैट्स के अंदर लिपिड्स का जो डेफिनेशन है, लिपिड्स का डेफिनेशन में क्या आएगा, फैटी एसिड एंड अल्कोहल। देखो लिखा है द सब्सटेंस फॉर्म बाय स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड एंड अल्कोहल आर कॉल्ड लिपिड्स। तो ये भी आपको याद कर लेना चाहिए। एंड देन दोस्तों इसके बाद हाँ यहाँ पे एक मैं बहुत अच्छा आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ टेक्स्ट बुक के अंदर से। यहाँ पे यूजेस ऑफ फैटी एसिड के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो देयर आर 3 यूजेस, फर्स्ट यूजेस, सेकेंड यूजेस एंड थर्ड यूजेस। देखो थर्ड यूजेस तो बहुत ईजी है, कवरिंग ऑफ एक्सॉन। तो देखो यहाँ पे लिखा है द कवरिंग अराउंड द एक्सॉन ऑफ नौ सेल। तो बस कवरिंग वर्ड याद रखोगे ना दोस्तों तो ये याद हो जाएगा, कवरिंग अराउंड द एक्सॉन, ये हो गया। देन सेकेंड वाला भी इजी है दोस्तों, ये हार्मोन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड, हार्मोन। अब देखो यहाँ पे सेकेंड वाला देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हार्मोन से रिलेटेड है। इट प्रोड्यूस द हार्मोन लाइक प्रोजेस्टेरोन है, बाद में दूसरा हम ले सकते हैं एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, अल्डोस्टेरोन है। तो इस तरह से आप एक दो हार्मोन्स के नाम लिख दोगे तो भी काम हो जाएगा। और फर्स्ट वन इट हेल्प टू फॉर्म phospholipids, it help to form phospholipids which are required to form plasma membrane of cell। अब आपको पता है कि सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको बनाने के लिए फॉस्फोलिपिड का हेल्प लगता है, और फॉस्फोलिपिड को कौन फॉर्म करता है दोस्तों, फैटी एसिड। तो ऐसे आप 3 यूजेस दिमाग में बिठा सकते हो। मैं A to Z पार्ट आपका करा के दे रहा हूं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो इस पेज पे ही मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिया है दोस्तों, बस 2 चीज आपको याद रखना है, वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। तो दोस्तों वाटर सॉल्युबल विटामिन बस आप याद रखो BC, विटामिन BC को हम वाटर सॉल्युबल विटामिन बोलेंगे। एंड दोस्तों इसके बाद फैट सॉल्युबल विटामिन की अगर आप बात करोगे तो अधिक याद रखो, क्या याद रखो, अधिक। ये डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा। देखो अधिक ADE के, तो देखो यहाँ पे आपको कहीं पे दिखाई देगा, देखो ADE के। एंड दोस्तों यहाँ पे ये, और अगर नीचे का आपको ये थोड़ा सा ये वाला पार्ट पढ़ लेना, राइबोफ्लेविन को विटामिन B2 बोलेंगे, और यहाँ पे ये वाले का बस पढ़ लेना, बस एक फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में पढ़ लेना। और अगर आपको उन्होंने पूछा कि व्हाट इज विटामिन, तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि विटामिन्स आर द ग्रुप ऑफ हेट्रोजीनियस कंपाउंड ऑफ विच ईच इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख देना विटामिन आर द ग्रुप ऑफ हेट्रोजीनियस कंपाउंड विच आर रिक्वायर। चलो बस इतना ही लिख देना, हेट्रोजीनियस कंपाउंड, बस ये दिमाग में रखना है। एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ विटामिन्स। देन अगर मैं आगे आता हूं, ये देखो ये ग्यू रीजन है आपके बुक में। सर आप ग्यू रीजन भी हमें याद करवा के दोगे, सर सब कुछ करवा के देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे इस ग्यू रीजन में अगर आप देखोगे तो ग्यू रीजन आपके बुक के पीछे पूछा गया है। ग्यू रीजन क्या पूछा गया दोस्तों कि वाटर इज एन असेंशियल न्यूट्रिएंट, ग्यू रीजन पूछा है। तो इसका मतलब क्या कि व्हाई वाटर इज एन असेंशियल न्यूट्रिएंट। तो दोस्तों हमें 3 से 4 पॉइंट पता होना चाहिए हमारे दिमाग में कि हमारे पूरे बॉडी में 65 to 70% वाटर ही है।
देन इसके बाद हमारे ब्लड प्लाज्मा में 90% के आसपास वाटर है। सेकेंड पॉइंट आप ऐसे याद रख सकते हो। और इफ लिटिल लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी, अगर अपने बॉडी से थोड़ा भी अगर पानी लॉस होता है दोस्तों, तो ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी विल बी डिस्टर्ब। अपने बॉडी का पूरा और जितना भी फंक्शनिंग है दोस्तों वो डिस्टर्ब हो सकता है। बस इसी के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर लिख सकते हो। देखो पहला, देखो ये पॉइंट है कि आवर बॉडी कंसिस्ट 65 to 70% ऑफ वाटर। our blood plasma consists of 90% of water, and if little loss of water from our body, then it will disturb overall functioning of our body, and therefore the water is an essential nutrient। देखो मैं आपको गिव रीजन भी याद करा के दे रहा हूं कहां पे गिव रीजन इंपॉर्टेंट है। एंड देन सेकंड गिव रीजन जो आपने आपने बहुत बार आपके एग्जाम में आया भी होगा कि सेकंड गिव रीजन है कि इंपॉर्टेंट ऑफ फाइबर्स इन अवर डाइट। अपने डाइट्स में फाइबर्स का इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों। तो सबसे पहला आप याद रखो, बस एक ही चीज याद रखो दोस्तों कि ये जो फाइबर्स है, ये फाइबर्स हमें क्या करता है दोस्तों, इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है, एज वेल एज इंजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस। इजेशन मतलब बॉडी के बाहर जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस है उसको भी निकालने में ये हेल्प करता है। एंड दोस्तों इसके साथ आपको और क्या याद रखना है कि एक पॉइंट बस याद रखो कि हम फाइबर्स कहां से ऑब्टेन करते हैं, फ्रॉम लीफी वेजिटेबल्स। तो देखो यहाँ पे, देखो पहला पॉइंट है यहाँ पे, हाँ ये वाला ही पॉइंट आप लिख सकते हो कि वी कैन नॉट डाइजेस्ट द फाइबर्स। पहला पॉइंट तो ये हो गया, वी कैन नॉट डाइजेस्ट द फाइबर। द सेकेंड वन, इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। देखो यहाँ पे लिखा इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। Then the point number third, that is it help digestion of undigested substance. Then the point number four, that is the fibers। देखो यहाँ पे लिखा we obtain the fibers from leafy vegetables, fruits and cereals। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि हम फाइबर्स कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। यूरिजन भी मैंने आपको याद करा दिया। द नेक्स्ट वन, हाँ चलो ये मैं आपको माइटोसिस भी कराऊंगा, पर उसके पहले छोटी छोटी सब चीजें करा दूं। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब यहाँ पे मैं आता हूँ फर्स्ट पेज से। हाँ, अब दोस्तों यहाँ पे एक हमारे बुक में क्वेश्चन है कि हाउ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज। हाउ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज और एरोबिक रेस्पिरेशन वाला एक क्वेश्चन है। तो इसके अंदर तीन स्टेप है, पहला है ग्लाइकोलिसिस है, दूसरा है टीसीए है और तीसरा है एटीसी है। दिमाग में ये तीनों स्टेप याद रखना। पहला क्या है, ग्लाइकोलिसिस है, दूसरा क्या है, टीसीए है, और तीसरा क्या है दोस्तों, ईटीसी है। अगर आपने ये तीन चीज याद रखा ना, तो आप आराम से इसका आंसर लिख सकते हो। और इसके आंसर में ज्यादा आपको सोचना नहीं है। अगर आप उन्होंने अगर डायरेक्ट पूछा कि व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस, तो आप डायरेक्ट बोल दो कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। बस डायरेक्ट ये लाइन लिख देना, बात खत्म हो जाएगा। बट उन्होंने अगर पूछा कि राइट शॉर्ट नोट ऑन ग्लाइकोलिसिस, तो थोड़ा सा अच्छे से लिखना। पहला पॉइंट बहुत इजी है, द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस अकर इन साइटोप्लाज्म। ये प्रोसेस जो है वो किसके अंदर होता है, साइटोप्लाज्म में। एक पॉइंट मैंने आपको इजी दे दिया। देन दोस्तों इसके बाद क्या होगा, द ब्रेकडाउन। देखो अब द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप इन दिस प्रोसेस। तो बस डायरेक्ट आएगा कि मॉलिक्यूल ऑफ जो ग्लूकोज था वो ऑक्सीडाइज होके, एंड वो क्या क्या फॉर्म कर रहा है दोस्तों, पायरुविक एसिड। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है एटीपी, यहाँ पे मैंने लिखा है NADH2 एंड देन वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे मैंने सब चीजें दोस्तों लिख दी है। यहाँ पे देखो दो चीजें, तो एटीपी एंड वाटर तो आपको याद है, ये NADH2 बस याद कर लो। एंड दोस्तों ये NADH2 भी एटीपी का फॉर्म है। ये जैसे एटीपी डायरेक्ट एनर्जी देता है, ये इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। देन मैं भी थोड़ी देर बाद बताता हूँ। एंड देन पायरुविक एसिड। देन दोस्तों क्या होगा पता है, इसके बाद आपको क्या याद रखना है कि मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। अब ये जो पायरुविक एसिड है जो इसके अंदर फॉर्म हुआ है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। इट कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम से। तो देखो कन्वर्ट इनटू द मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम से। बस आप इतना याद रखो। देखो अगर किसी ने आपको पूछा कि व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस, तो बोलना कि ग्लाइकोलिसिस, द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस अकर इन साइटोप्लाज्म। फर्स्ट पॉइंट याद हो गया। The molecule of glucose oxidize step by step and it form each molecule of pyruvic acid। बाद में क्या आएगा, ATP, water and NADH2। And then further this pyruvic acid get converted into acetyl coenzymes A। और उसके बाद भी बाय प्रोडक्ट बने हुए हैं, वो नहीं याद रखोगे चलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों TCA साइकिल। अब जो TCA साइकिल है दोस्तों, उसके अंदर आपको क्या याद रखना है, बस कुछ नहीं,
बस इसके अंदर याद रखना है कि ये जो टीसीए जो साइकिल है ये कहां पे परफॉर्म होता है, इट परफॉर्म इन माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना टीसीए साइकिल इज परफॉर्म इन माइटोकॉन्ड्रिया। एंड देन सेकेंड पॉइंट दैट इज कि इसके अंदर आपको क्या याद रखना है दोस्तों, इसके अंदर आपको एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इसके अंदर क्या होता है। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो हमें लास्ट में एसिटाइल को एंजाइम से मिला था कि नहीं मिला था ये, तो उसका जो एसिटाइल पार्ट है, इसका जो एसिटाइल पार्ट है वो ऑक्सीडाइज होगा, वो ऑक्सीडाइज होगा और कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा दोस्तों। और देन उसके बाद हमें कुछ चीजें मिलेगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा है एसिटाइल पार्ट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम्स ए इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज थ्रू दिस साइक्लिक प्रोसेस। एंड देन उस टाइम पे क्या क्या मिल रहा है, एक आपको इसमें एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तो पीछे भी मिला था, NaDH2 पीछे भी मिला था, ऐसे याद रखो वाटर एंड NaDH2 तो पीछे मिला था, इसमें दो चीजें एक्स्ट्रा मिल रहा है, CO2 और FeDH2। तो देखो बस इसके अंदर क्या लिखना है कि द TCA विच इज टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। एंड देन सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, एसिटाइल पार्ट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम से कंप्लीटली ऑक्सीडाइज एंड इट फॉर्म, क्या क्या फॉर्म करना है दोस्तों, देखो दो चीज आपको तो पहले से याद है, NaDH2, NaDH2 आपने पहले से याद रखा है एंड वाटर पहले से याद रखा है, बस यहाँ पे CO2 और FeDH2। अब दोस्तों इसके बाद जो यहाँ पे ETC जो साइकिल है ना वो बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे जो ETC जो साइकिल है, इलेक्ट्रॉन चैन ट्रांसफर चैन रिएक्शन, इसके अंदर आपको बस क्या याद रखना है कि ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, ये एक याद रखो। एंड दोस्तों बस यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे बस क्या करेंगे, जितने भी इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी थे ना, यहाँ पे क्या होंगे, वो डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर NaDH2 जो हमें इस प्रोसेस में पहले मिला था वो सब यहाँ पे आएंगे और ये एटीपी में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि हमें एक NaDH2 से कितना एटीपी मिलता है दोस्तों, 1 NaDH2 फ्रॉम 1 NaDH2 वी गेट 3 एटीपी। कितना एटीपी मिलेगा, 3 एटीपी। एंड देन 1 FeDH2 से हमें कितना एटीपी मिलेगा दोस्तों, 2 एटीपी। इस तरह से आप इस चीजों को कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे देखो लिखा है कि देखो मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2 FeDH2 फॉर्म ड्यूरिंग ऑल दिस प्रोसेस पार्टिसिपेट इन दिस ड्यूरिंग दिस ड्यू टू दिस द 3 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी आर ऑब्टेन फ्रॉम ईच NaDH2। देखो मैंने आपको डायरेक्ट लिख दिया, आप डायरेक्ट बस ये वाला मेरा पार्ट लिख दो, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो कि each molecule of NaDH2 we get 3 ATP and each molecule of FeDH2 we get 2 ATP। डायरेक्ट आप लिख दोगे। ये डायग्राम थोड़ा सा आपको देखना है तो देख सकते हो। एंड दोस्तों यहाँ पे देखो एक लाइन जो है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, हो सकता है फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाए, ETC रिएक्शन इज ऑपरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया ओनली। तो ये दिमाग में एक चीज बिठा लेना। देन दोस्तों इसके बाद हाँ, ये इसके बाद ये वाला आप ड्यू रीजन पढ़ सकते हो कि एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं। थोड़ा सा अगर चाहिए तो एक बार इसको पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। देन इसके बाद अगर हम आगे जाते हैं, कभी कभी बोर्ड एग्जाम्स दोस्तों इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन पूछता है। तो दोस्तों अगर इस डायग्राम का मैं एक्सप्लेनेशन देखूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एटीपी गेट कन्वर्टेड इनटू एडीपी। एटीपी जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है दोस्तों, एडीपी के अंदर। एंड दोस्तों यहाँ पे हमें क्या कर रहा है, ये देखो एटीपी का ये स्ट्रक्चर है, एटीपी का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी कंसिस्ट एडेनिन, राइबोस सुगर एंड 3 फॉस्फेट। एंड 3 फॉस्फेट जो है वो कनेक्टेड ईच अदर बाय, यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फॉस्फेट बॉन्ड के थ्रू, यहाँ पे देखो फॉस्फेट बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे को क्या है, कनेक्टेड है। देन दोस्तों यहाँ पे देखो ये फॉस्फेट बॉन्ड जो है, अगर मैं इसे ब्रेक डाउन करूंगा, जहां पे ये देखो तीनों फॉस्फेट एक दूसरे को कनेक्ट है। अब मुझे एनर्जी चाहिए, ये एटीपी देखो पूरा का पूरा एनर्जी है, और यहाँ पे देखो एनर्जी को, अगर मुझे एनर्जी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से बॉन्ड को क्या करूंगा, ब्रेक डाउन करूंगा। द बॉन्ड बिटवीन 2 फॉस्फेट इज ब्रेक डाउन एंड देन एटीपी गेट कन्वर्टेड इनटू एडीपी। तो देखो यहाँ पे देखो ब्रेक डाउन हुआ एंड देन फाइनली वी गेट एनर्जी। तो अगर हमें एनर्जी रिलीज करना है तो हमें बॉन्ड को क्या करना होगा, ब्रेक डाउन करना होगा। तो अगर कभी इस तरह से डायग्राम आया तो आप उसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, फॉर एग्जाम्पल अभी तो हमने पढ़ा कि ग्लूकोज को कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, सब कुछ हमने पढ़ा। बट कभी कभार ऐसा कंडीशन आ जाए कि दोस्तों अगर हम फास्टिंग और हंगर कंडीशन में, फॉर एग्जाम्पल मैं फास्ट रखा हूं, तो उस टाइम पे क्या होता है दोस्तों, देखो इफ देयर इज इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन अवर बॉडी। अब देखो दो कंडीशन में अपने बॉडी में अगर समझो इनसफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट है अगर हमारे बॉडी में, तो दोस्तों उस टाइम पे एनर्जी प्रोडक्शन का काम कौन करेगा, तो उस टाइम पे एनर्जी प्रोडक्शन का काम दो चीजें करेगी, एक है प्रोटीन और लिपिड्स। तो याद रखना अगर कभी आएगा कि अगर समझो हंगर या फास्टिंग है, तो उस टाइम पे एनर्जी प्रोडक्शन का काम कौन करेगा, अगर कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में
इनसफिशियंट है, नहीं है, कम है, तो उस टाइम पे बोल याद रखना कौन करेगा, लिपिड्स एंड प्रोटीन। कैसे करेगा दोस्तों, जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो लिपिड्स है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फैटी एसिड में। एंड देन फाइनली इसी से एसिटाइल कोएंजाइम्स ए है, देखो ये सब, ये दोनों देखो, ये दोनों फिर एसिटाइल कोएंजाइम्स ए में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड देन दोस्तों वही है, आगे का क्रेब्स साइकिल में चले जाएंगे एंड देन आगे का प्रोसेस सेम है। मैं अभी फ्लो चार्ट भी आपको याद करा दे रहा हूं, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे अगर आपने मेरा पीछे का प्रोसेस पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट का, देखो ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था, पायरुविक एसिड मिला था, क्या बात है, पायरुविक एसिड के बाद हमें एसिडाइल कोएंजाइम्स मिला, क्या बात है, देन हम क्रेब्स साइकिल में चले गए थे और फाइनली हमें क्रेब्स साइकिल के अंदर याद है आपको CO2 मिला था, H2O मिला था और एनर्जी मिला था। बट हमने अभी कंडीशन पढ़ा कि कभी कभार हो सकता है यार, अगर कभी हंगर या फास्टिंग हो तो उस टाइम पे एनर्जी प्रोडक्शन का हेल्प कौन करेगा, लिपिड्स एंड प्रोटीन। तो लिपिड्स किस में कन्वर्ट होगा, फैटी एसिड में, प्रोटीन किस में कन्वर्ट होगा, एमिनो एसिड में, और फाइनली ये लोग किस में आ जाएंगे, एसिडाइल कोएंजाइम सेम है, आगे का प्रोसेस सेम है। इस तरह से ये फ्लो चार्ट भाई अच्छे से याद कर लेना, फ्लो चार्ट का आजकल बहुत रोल चल रहा है। देन इसके बाद अगर आप सेकंड फ्लो चार्ट की बात करो, ये फ्लो चार्ट तो मैं आपको एक झटके में याद करा दूं। अब देखो यहाँ पे क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, एनारोबिक रेस्पिरेशन का ये फ्लो चार्ट है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी दोस्तों दो प्रोसेस होता है, एक होता है, याद रखना हमेशा, एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात आई तो सबसे पहला प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस। इसलिए अगर एग्जाम में कभी पूछा गया कि ग्लाइकोलिस ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो एरोबिक और एनारोबिक दोनों में आता है, द प्रोसेस नेम इज ग्लाइकोलिसिस। देन इसके बाद सेकेंड, इसके अंदर याद रखना फॉर्मेंटेशन, कौन सा प्रोसेस आता है, फॉर्मेंटेशन। तो देखो यहाँ पे फ्लो चार्ट इतना इजी है दोस्तों, ये देखो, ये यहाँ पे ग्लूकोज है, ये तो आपको पता है, यहाँ पे ग्लूकोज है। देन ये ग्लूकोज यहाँ पे देखो ग्लाइकोलिसिस, ये भी आपको पता है। देन इसके बाद का, इसके बाद का और इसके बाद का प्रोसेस सेम है, देखो यहाँ भी पायरुविक है, यहाँ भी पायरुविक है, यहाँ भी पायरुविक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ भी पायरुविक है, यहाँ भी पायरुविक है और यहाँ भी पायरुविक है। तो इतना तो मैंने आपको फ्लोचार्ट याद करा दिया, ग्लूकोज है, यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस है, पायरुविक पायरुविक पायरुविक। अब दोस्तों ये जो पायरुविक है ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ जो पायरुविक है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ जो पायरुविक है दोस्तों इससे हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा, फॉर एग्जांपल विनेगर, ये सब। अब ये अल्कोहल में कन्वर्ट करने का काम कौन यहाँ पे करेगा, ईस्ट। यहाँ पे लैक्टिक एसिड के लिए ये कहां पे होगा, मसल सेल। देन यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे वेरियस माइक्रोब्स ये रोल प्ले करेंगे, बस याद रखना यहाँ पे कौन रोल प्ले कर रहा है, ईस्ट अल्को, यहाँ पे कौन है, मसल सेल याद रखो, और यहाँ पे कौन है, वेरियस माइक्रोब्स। तो इस तरह से ये टेबल आपका याद हो जाएगा। एंड दोस्तों इसके बाद, हाँ, एक और चीज कि अगर हम, हाँ, देखो यहाँ पे कुछ चीजें होगी। देखो सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने आपको याद कराया कि ग्लाइकोलिसिस एंड फॉर्मेंटेशन आर द टू स्टेप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, दिमाग में बिठा लेना, याद कर लेना, ये सब पिछले बार इसी में फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा गया था। एंड दोस्तों अगर ऐसा कब होता है, जब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे थे पर वो भी एनारोबिक करने लगते हैं, तो इसका एक ही आंसर है, डिप्लीशन इन ऑक्सीजन लेवल। अगर ऑक्सीजन लेवल पे, लेवल जो है हमारे आजू बाजू का, अगर वो डिप्लीस कर रहा है तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे थे वो भी एनारोबिक में चले जाएंगे। तो देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये ग्यू रीजन पीछे है दोस्तों, बस इसका एक ही वर्ड में आंसर है थोड़ा सा, पर उसके पहले एरोबिक क्या होता है, एनारोबिक क्या, सब कुछ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे, हाँ, कि हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हम टायर्ड क्यों फील करते हैं, हमें टायर्ड क्यों फील करते हैं, तो उसके पीछे एक ही रीजन है दोस्तों कि हमारे मसल में क्या एक्यूमुलेट हो जाता है, लैक्टिक एसिड। याद रखना ये कि लैक्टिक एसिड की वजह से हमें टायर्ड फील होता है। एंड देन दोस्तों यहाँ पे बाकी आपने सब कर लिया, ये सब इतनी चीजें आपको बस दिमाग में बिठा के रखना है। एंड देन नेक्स्ट वन, ये भी मैंने आपको याद करा दिया, ये भी करा दिया, ये भी करा दिया, तो सब चीजें मैंने आपको करा दिया। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर चीजों को एक्सप्लेन किया इसलिए थोड़ा सा लंबा टाइम गया, पर चलेगा अगर आपने अच्छे से देख लिया। हाँ, अब देखो ये दोस्तों, सबसे पहले माइटोसिस और मियोसिस के ऊपर मेरा सजेशन है कि आप डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ लो और मियोसिस एंड माइटोसिस के डायग्राम्स कर लो। और डिस्टिंग्विश बिटवीन अगर आपने कर लिया ना तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। पर अगर आप मेरा सजेशन करोगे तो 2-3 मिनट में आप इसके ब्रीफ आंसर्स को भी लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले माइटोसिस है, यहाँ पे माइटोसिस कंसिस्ट टू स्टेप, फर्स्ट वन इज कैरियोकाइनेसिस,
कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर। न्यूक्लियस का यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस का क्या होगा, यहाँ पे डिवीजन होगा। न्यूक्लियस आपको देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। द नेक्स्ट वन यहाँ पे साइटोकाइनेसिस है। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म, जो सेल का साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन होगा। तो इट कंसिस्ट टू प्रोसेस, karyokinesis and cytokinesis. The karyokinesis which consists four more process, four more steps. First one is prophase, second one is metaphase, third one is anaphase and fourth one is telophase. तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब सबसे इंपॉर्टेंट है सर कि सर इसके अंदर के पॉइंट्स याद नहीं होते। भाई याद कराने आ रहा हूं ना, दो दो पॉइंट बस याद रखो। देखो सबसे प्रोफेज में बस याद रखना कंडेंसेशन, कंडेंसेशन यहाँ पे बस याद रखो। देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एन 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 मतलब यहाँ पे मैं आपको ये देखो यहाँ पे मैं अंडरलाइन करके दे रहा हूँ। देखो प्रोफेज है, देखो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम स्टार्ट्स, पहला एक पॉइंट याद हो गया। इसके अंदर क्रोमोजोम का कंडेंसेशन क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में उससे क्रोमोजोम बनना स्टार्ट हो जाता है। एंड देन दोस्तों यहाँ पे एक और चीज याद रखना कि सेंट्रियोल यहाँ पे क्या होता है, डुप्लीकेट होता है। देन सेंट्रियोल डुप्लीकेट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट और याद रख सकते हो, देखो एन 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 डिसअपीयर दिखाई दे रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। स्टार्ट टू डिसअपीयर, कंप्लीटली डिसअपीयर नहीं हुआ है, स्टार्ट टू डिसअपीयर। देखो मैं तुरंत आपको याद करा दिया। एंड दोस्तों इसके बाद है मेटाफेज। मेटाफेज में आप क्या याद रखोगे, ये सब मैच द कॉलम, फिलिंग द ब्लैंक्स कहीं पे भी आ सकता है, आपको पूछ सकते हैं कि अगर आ सकता है कि न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपीयर इन प्रोफेज, तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा ना। स्टार्ट टू डिसअपीयर है, कंप्लीटली नहीं है। देन सेकेंड वन दोस्तों, मेटाफेज में आप कौन सा दो पॉइंट रखोगे। देखो पहला जो आपने पढ़ा था कि वो क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है ना, यहाँ पे देखो आपको कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम कंप्लीटली कंडेंस, दिखाई दे रहा है कि नहीं, कंप्लीटली हो जाएगा। और यहाँ पे देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसअपीयर है, यहाँ पे दोस्तों वो कंप्लीटली हो जाएगा। तो याद रखना बस सेकेंड में फर्स्ट वाले पॉइंट में बस कंप्लीटली लगा दिया, काम हो जाएगा। एंड देन दोस्तों एक और पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी क्रोमोजोम्स है, जितने भी क्रोमोजोम्स है दोस्तों, वो इक्विटोरियल प्लेन पे आ जाएंगे। आप ऐसा भी इक्विटोरियल प्लेन ले सकते हो या तो ऐसा भी ले सकते हो। जितने भी क्रोमोजोम है सबके सब इक्विटोरियल प्लेन पे आ जाएंगे। एंड देन दोस्तों इसके बाद थर्ड पॉइंट, जो जो मेन मेन पॉइंट है वही मैं याद करा रहा हूँ। एनाफेज में क्या याद रखोगे, ये जो क्रोमोजोम है दोस्तों, ये जैसे अगर समझो ये यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपोजिट पोल पे क्या हो जाएंगे, ये अपोजिट पोल पे क्या हो जाएंगे, पुल आउट हो जाएंगे। दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखो लिखा है सेंट्रोमियर स्प्लिट, यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। और स्प्लिट होने के बाद अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। देखो लिखा है इन द अपोजिट डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर इनके बीच में रहेगा। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये वाला एक पॉइंट बस याद रखो। एंड लास्ट में टीलोफेज में जो चीज डिसअपियर हुआ था वो चीज यहाँ पे फिर से अपियर हो जाएगा, जैसे न्यूक्लियोलस अपियर हो गया है। स्पिंडल फाइबर, हाँ स्पिंडल फाइबर फिर से क्या हो जाएगा दोस्तों, गायब हो जाएगा। एंड देन दोस्तों यहाँ पे देखो क्रोमोजोम स्टार्टिंग में क्या था, कंडेंस हो गया था, समझ में, कंडेंस होकर क्रोमोजोम फॉर्म में आ रहा था। अब डीकंडेंस याद रखना है, लास्ट में क्या याद रखना है, स्टार्ट टू डीकंडेंस। अगर आपने इतनी चीजें याद रखी, एंड देन फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। अब पूरे का पूरा तैयार हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको अब अलग करना है, दो सेल में डिवाइड करना है, तो साइटोप्लाज्म भी अलग होगा। अब साइटोप्लाज्म अलग होगा तो यहाँ पे हम साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हम करेंगे, देन उससे हम अलग कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज याद रखना कि एनिमल के लिए क्या होता है और प्लांट के लिए क्या होता है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि सेल प्लेट फॉर्म होता है किसके लिए, प्लांट के लिए। तो आप इस तरह से चीजों को याद कर सकते हो। नेक्स्ट अगर आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन, अगर थोड़ा बहुत उसके बारे में पता करो, देन आप डायरेक्ट इसके अंदर आ जाओ माइटोसिस एंड मियोसिस में। इसमें तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, पर मैं जो इजी पॉइंट है वो लिखा हूं कि माइटोसिस अकर इन सोमेटिक सेल, मियोसिस अकर इन जर्म सेल। द सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल में इट मतलब ये हेल्प करता है। एंड देन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में ये हेल्प करता है। एंड देन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन डज नॉट टेक प्लेस है, यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस है। एंड दोस्तों इसके बाद एक और गिव रीजन है, जिसके ऊपर बस मैंने एक ही पॉइंट लिखा है कि क्रेब्स साइकिल इज आल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल, बिकॉज सिट्रिक एसिड इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड फॉर्म। तो इस क्रेब्स साइकिल में सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड कौन सा फॉर्म आता है, सिट्रिक एसिड। तो ये एक पॉइंट है, और बस एक पॉइंट लिखने से नहीं चलेगा, बाकी एक दो पॉइंट उससे रिलेटेड आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट हमने कवर कर दिया है दोस्तों, पूरा का पूरा पार्ट हमने कवर कर दिया। कुछ देख लेता हूँ, कुछ मिस आउट तो नहीं हुआ है, सब कुछ हो गया। हाँ यहाँ पे देखो कुछ डिस्टिंग्विश है, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन।
तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ये क्या आएगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगा, यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगा। देन इसके बाद ग्लाइकोलिसिस एंड टीसी है, ग्लाइकोलिसिस अकर इन साइटोप्लाज्म है, ये किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑलरेडी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही याद कराया आपको। देन इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, कॉमन है, ग्लाइकोलिसिस कॉमन है, बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों में वर्क करता है, ये किसके अंदर आता है, बस एरोबिक में आता है। और दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्रॉस है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्रॉस है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट रिलीज है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, रिलीज होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप पूरा का पूरा अपना ये लेसन क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे हाँ, रेस्पिरेशन के दो टाइप हैं, एक है बॉडी लेवल रेस्पिरेशन, एक सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन तो अभी मैंने ग्लूकोज ऑक्सीडाइज से ही बताया। देन बॉडी लेवल वाला आपको पता है, अंदर ऑक्सीजन लेना है, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड। देन यहाँ पे ये सब तो मैंने आपको बता दिया कि कितना एनर्जी किससे मिलता है इस लेसन में। अब इसके अलावा आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। क्या नया करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, मियोसिस का बस डायग्राम कर लो और माइटोसिस का भी डायग्राम थोड़ा सा देख लो। मियोसिस में अगर पूरा का पूरा टॉपिक अगर उसका आया तो आप उसके बदले दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। एंड दोस्तों इसके बाद अगर आपको ये टॉपिक डीप में पढ़ना है तो ऑलरेडी मेरे इस चैनल पे मियोसिस एंड माइटोसिस मैंने हाथ से डायग्राम ड्रॉ करके बहुत डीप में बताया है। देन इसके बाद दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, अगर आप इसके अंदर एक यूरिजन, एक दो यूरिजन जो है टेक्सुअल, बस वो मैंने कवर नहीं किया पर मैंने उसे एक्सप्लेन कर दिया है। एक आपका यूरिजन सेल से रिलेटेड है, वो वाला थोड़ा सा देख लेना। और डिफाइन में दो तीन डिफाइन बाकी रह गया, न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिएंट का, वो सब देख लेना। बाकी मैंने सब कुछ कवर कर दिया। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।